Hello students, first of all a very warm welcome to all of you in this class, in today's class, and today we are going to complete a very beautiful poem from our book First Flight, okay, Fire and Ice. The poem name is Fire and Ice, and it is by Robert Frost, okay, an American poet. So this is a symbolic poem, and first we will read this poem and get the meaning of this line by line explanation, and then we will complete it poetic devices, stanza, lines, rhyming schemes, okay, and familiar words also about the poet. These all these things we will cover in this video. So I'm going to read this poem and giving you explanation. Some says the world will end in fire. Some says, अब some कौन है हमको नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं the world will end in fire. इस पोयम में वर्ल्ड का एंड कैसे होगा इस बात पर डिस्कशन किया जा रहा है, ओके तो कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि वर्ल्ड का एंड होगा फायर के साथ. कैसे? जो फायर है वो डिस्ट्रक्शन कर देगी, पूरी दुनिया को विनाश कर देगी. कुछ लोगों का ऐसा कहना है. एंड सम सेज इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस के द्वारा, आइस से ही इस हमारी दुनिया का, हमारे अर्थ का विनाश होगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. नाउ पोइट इज सेइंग हियर, अब पोइट अपने मन की बात कर रहा है. यहाँ तो सम सेज हो गया कि कुछ ने कहा कि फायर एंड करेगा, कुछ कहता है आइस एंड करेगा. अब पोइट अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जैसा कि, लेकिन मेरी ये इच्छा है, जैसे कि मैंने इच्छा को देखा है, मेरी जो डिज़ायर्स को देखा है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा, होल्ड उनको करूँगा जो कि फायर को फेवर कर रहे हैं. ये क्वेश्चन बन सकता है कि पोइट किसको फेवर कर रहा है, फायर को या आइस को? तो आपको बताना है फायर को, क्योंकि वो बता रहा है क्या कि जैसा कि डिज़ायर मेरी है तो मैं फ़ायर को ही फेवर करूँगा. और फायर को यहाँ पे कंपेयर किया है, बताया गया है एज डिज़ायर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंबॉलिक पोएम है ये. सिंबल मतलब सिंबलाइज़ किया गया. फायर को डिज़ायर से सिंबलाइज़ किया गया है एंड आइस को सिंबलाइज़ किया गया है हेट से, नफ़रत से. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने क्या देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड हमारा फायर से होगा, कुछ कहते हैं आइस से होगा, बट जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं कि वो जाते हैं फायर के साथ. बट नेक्स्ट स्टेंजा, बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, यदि 2 बार ऐसा कहा जाए, ठीक है, मानना, परमिशन देना, अगर 2 बार, अगर कोई कहे कि हम 2 बार इसको करते हैं तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट. पहले नंबर पे फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो फायर को ही देते हैं, लेकिन यदि कहते हैं कोई मुझसे दूसरा भी मीनिंग पूछे, दूसरा भी चांस देता है, तो आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, मैं हेट यानी नफ़रत, घृणा को भी अच्छे से एनफ जानता हूँ. ओके, हेट हेयर आइस से सिंबलाइज किया गया है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ठीक है, ये कहना कि जो डिस्ट्रक्शन होगा वो आइस से ही होगा. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये भी सही बात है, ठीक है, ग्रेट है ये बात भी, क्योंकि मैं हेट को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ. तो फिर आइस से भी इसका जो डिस्ट्रक्शन होगा दुनिया का, ये बात भी बहुत ग्रेट है. एंड वुड सफिसाइज, और ये बात भी पर्याप्त है, सफिशिएंट है. अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने देखा. ऐसा क्यों कह रहे हैं, फायर को डिज़ायर और हेट और आइस को क्यों इन्होंने सिंबलाइज़ किया है? देखिए, जिस तरह से हमारी इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, आग की तरह, फाइनली वो व्यक्ति को जला के खाक कर देती है. दैट इज़ वाई हेयर फायर इज सिम्बलाइजिंग विद डिज़ायर. ओके, एंड इन हेट घृणा जब कोई व्यक्ति किसी से करता है तो क्या कहते हैं, विष का प्याला, जिस प्याले में विष, वो प्याला पहले क्या होगा, खराब होगा. ठीक है, जिस बर्तन में विष होता है वो बर्तन पहले जल जाता है, वह सामने वाला पिएगा, वो बात की बात है. तो हेट जिसमें होगी उसका हाल भी पहले विनाश होगा. तो जितनी ज़्यादा हेट होगी
उसका भी उतना ज़्यादा विनाश होगा। इसीलिए यहाँ पे फायर और डिज़ायर को कनेक्ट किया गया है सिम्बलाइज रूप में, एंड हेट और आइस को कनेक्ट किया गया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके वैल्यू पॉइंट्स ये हैं इस पोएम के कि डिज़ायर्स जिस तरह से फायर की तरह व्यक्ति को डिस्ट्रक्ट विनाश कर देते हैं, वैसे ही वर्ल्ड का विनाश हो जाएगा डिज़ायर ज़्यादा होंगी फायर से। एंड सेम इन द सेम वे हेट, घृणा, नफ़रत जितनी दिलों में बढ़ेगी अकॉर्डिंगली, जो कि आइस से कंपैरिजन किया गया है, तो आइस भी डिस्ट्रक्शन कर सकती है वर्ल्ड का। सोचो पूरी दुनिया हमारे बर्फ़ बन जाए, है ना। तो इस तरह से हमारे सामने हमारे पोइट ने बहुत ही ब्यूटीफुली पोयम हमारे सामने ये रखी है। इसका मीनिंग कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसके और भी देख लेंगे, पोएटिक डिवाइस एंड ऑल द थिंग्स क्या है। देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और भी समझा देती हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम फायर एंड आइस एक्सप्रेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ टू वेज। ये पोएम हमारे सामने ये आइडिया एक्सप्रेस करती है कि जो वर्ल्ड है, दुनिया का अंत होगा आइदर ऑफ टू वेज, कोई से भी दो तरीक़ों से, आइदर बाय आइस और फायर, या तो आइस से या फायर से। बोथ द कॉम्पोनेंट्स आर कंपेयर्ड विथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस। ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों आइस और फायर, इनको कंपेयर किससे किया गया है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन। ये ह्यूमन के इमोशंस तो हैं, डिज़ायर और क्या, हेट करना, इच्छा, डिज़ायर करना, ये सब इंसानों के इमोशंस हैं। और कैसे हैं ये? सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस हैं, खुद को बर्बाद कर देने वाले, हेट्रेड एंड डिज़ायर। सो द पोएम वेरी आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स द फिलॉसफी। अंडरपिन्स मीन्स होता है मजबूती से, क्या कर रही है हमको, वेरी आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स द फिलॉसफी जो हमको बता रही है, इसके पीछे जो छुपी हुई, दैट वी लेट आवर इमोशंस रूल अस। अगर हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने देंगे, अपने ऊपर शासन करने देंगे, एंड इफ़ डोंट कंट्रोल दैम, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। तो वो हमारे इमोशंस, ये जो दोनों इमोशंस हैं, हमको श्योरली क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमको हमारे आसपास की चीज़ों को। सिमिलरली ही थिंक्स fire and ice are just as competent in bringing the world to a catastrophe end। इसी तरह, जिस तरह हमारे ये दोनों इमोशन हमको डिस्ट्रॉय कर देंगे, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिमिलरली ही थिंक्स, ही यानी पोइट सोचता है कि फायर और आइस दोनों ही ऐसी कॉम्पिटेंट के रूप में सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, यानी कि वो इसमें इतने सक्षम हैं कि वो इस दुनिया को कैटास्ट्रॉफ एंड की तरफ ले जाएंगे। कैटास्ट्रॉफ मीन्स होता है विनाशकारी, एंड यानी अंत, है ना। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। लिखना क्या क्या है वो अभी मैं इसी एंड में आपको बताऊंगी। अब हम लोग आ जाएंगे पोएटिक डिवाइस पे, ठीक है। हमारी इस पोएम में कुल 4 to 5 पोएटिक डिवाइसेस हैं। सो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ एसोनेंस। एसोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन सेम लाइन। एक ही लाइन में वोवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड के स्टार्टिंग में हो वोवल साउंड, ठीक है। कोई सा भी वोवल साउंड है वो वर्ड के बीच में भी हो सकता है, जैसे HOLD, तो वोवल है O और वो वर्ड के बीच में आया है, दोस्त में O आया है, वो भी वर्ड के बीच में आया है ना। तो रिपीटेशन है वोवल साउंड का एक ही लाइन में, सेम लाइन, दैट इज़ एसोनेंस। तो हम लोग यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, देखो इस लाइन में हमारे एसोनेंस यूज़ किया गया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो होल्ड में ओ, दोज ओ, हु ओ, एंड फेवर ओ। इस तरह से हमारा कौन सा इसमें है, पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है, एसोनेंस। ओके, एंड सेकेंड वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस वर्ड। 2 या 3 ऐसे वर्ड लिखे हैं, उनके स्टार्ट का साउंड एक ही है और वो कॉन्सोनेंट है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देख लो, ये वाला लिखा है फेवर फायर, 2 वर्ड है, एक फेवर एक फायर, दोनों एफ से शुरू, और एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। वर्ल्ड विल, ये भी W, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ देख लो, क्या है वो, ये वाला सम से, तो सम SS, ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच।
and other next one is imagery. Imagery is used to make readers perceive things involving their five sense. Imagery क्या होती है, आपकी आंखों के सामने इमेज आ जाए, जैसे बोला है फायर विल डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड, आइज विल डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड, तो आपकी आंखों के सामने सीन आ जाए, हमारा अर्थ जल रहा है, लाइक दिस. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये जो लाइन है सम से द फर्स्ट लाइन जो है ना, तो यही तो है ना, हमारे आंखों के सामने इमेज आ रहे हैं. To say that for destruction ice is also great, that is imagery. And number 5 is anaphora. बहुत ही important है anaphora, the repetition of a word or expression at the start of two or more consecutive line. देखिए some says, ये से यहाँ आते हैं हम लोग. some says कोई वर्ड जो कि 2 से 3 लाइनों में रिपीट हो रहा है, कोई पोयम आपने देखी है ना, एक ही वर्ड से बार बार हर लाइन में आता है शुरुआत में, यू 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 लाइक दिस, इसमें सम से आया है 2 लाइनों में लगातार, दैट इज एनाफोरा. ओके, तो नेक्स्ट वन इज एनाफोरा के बाद नंबर 6 पे आ जाएंगे पर्सोनिफिकेशन. देखो फुल पोयम को ही पर्सोनिफिकेशन बोला है इन्होंने, क्यों? क्योंकि फायर और आइस जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं ना, फायर और आइस कैपेबल है डिस्ट्रक्शन करने में ह्यूमन की तरह, तो उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि पर्सोनिफिकेशन में पर्सन वर्ड है ना, तो कोई भी लाइफलेस जो थिंग्स होती है, जैसे लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के जैसा काम करने लगे, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. तो आइस, फायर और आइस जो है लिविंग थिंग्स की तरह जो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड को, दैट इसलिए उसको पर्सोनिफिकेशन, फुल पोयम को ही इन्होंने ऐसा बोला है. एंड नंबर 7 एंजम्पमेंट, ये थोड़ा अच्छे से समझ लो आप, इंपॉर्टेंट है. एंजम्पमेंट इट इज़ डिफाइंड एज द थॉट और क्लॉज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक, रादर इट मूव्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन. चलो मैं समझा देती हूँ आपको. यहाँ देखो एंजम्पमेंट में क्या होता है, ये जो चल रहा है ना, यहाँ से शुरू हुई लाइन, पर यहाँ क्या है, देखो यहाँ ना कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, कुछ भी नहीं है ना, यहाँ आया है. मतलब कि ये कहने को तो ये 2 लाइन्स हैं, बट सेंटेंस एक ही है. सेंटेंस ब्रेक मतलब वो कह रहे हैं जो लाइन ब्रेक में सेंटेंस ब्रेक नहीं हुआ है उनका, ठीक है, 2 लाइन है पर सेंटेंस सेम है, दैट इज़ एंजम्पमेंट. यहाँ से आ रहा है, ओके, यहाँ पे एंड हुआ है, दैट इज़ एंजम्पमेंट. हियर इज़ ऑल्सो एंजम्पमेंट. डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर, ये एक ही बात पूरी में कही गई है ना, पर लाइन्स 2 हैं. सेम आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, आप पढ़ो ना, जैसे पढ़ने में सेम सेंटेंस लगेगा ना, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, ऐसे पढ़ सकते हैं, तो ये एंजम्पमेंट होते हैं. और यहाँ पे आपसे कोई इनके वो नहीं पूछे जाएंगे डेफिनेशंस वगैरह, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको कैच करना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है. एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो ये पूरा एक एंजम्पमेंट का क्या है, एग्जाम्पल है. नाउ लेसन एंट्री. अब यहाँ ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, मैं बता देती हूँ आपको. चैप्टर एंट्री हम लोग कैसे करते थे, आपको पोएम लिखना है, पोइट नेम लिखना है, साथ में लिख देना पोएम के साथ सिंबॉलिक पोएम है. सिंबल 2 है, एक फायर एक आइस, फायर और आइस है, फायर के नीचे लिख देना डिज़ायर, आइस के नीचे लिख देना आप लोग हेटरेड, ठीक है. अपने से क्रिएटिव बनो, अब जितना मैं बता रही हूँ खुद से जितना भी खुद से पुट कर सकते हो करिए, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है. आप लोग लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं कि मैम जो बताते वही लिखना है, अपने से भी आप जोड़ सकते हो जो भी आपको क्रिएटिव चीज़ आए माइंड में. ओके, सो पोएम हो जाएगा, पोइट नेम, सिंबॉलिक पोएम बता दिया. राइमिंग स्कीम हमने अभी डिस्कस नहीं करी, मैं बता देती हूँ आपको. अच्छा 2 स्टैंजा है पूरी पोएम में, 9 लाइन्स है टोटल. पोएटिक डिवाइस हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एलिट्रेशन, एंजम्पमेंट, एसोनेंस. ओके, अबाउट द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे हम लास्ट पोएम में लिख चुके हैं, स्नो एंड डस्ट में. सो जिन्होंने वहाँ नहीं लिखे वो यहाँ लिख लें, अबाउट द पोइट अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अनफेमिलियर वर्ड्स इसमें 2 और 3 ही आई थिंक, पैरिश, सफाइस एंड विच यू फाइंड दैट इज़ अनफेमिलियर टू यू फॉर यू, सो यू कैन राइट दैट ओके बाय योर सेल्फ. एंड द लास्ट एक्सरसाइज जो हमारे बुक में होती है, थिंकिंग अबाउट द पोइट, देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस इन दैट. ओके, एंड जिसमें से एक क्वेश्चन तो राइमिंग स्कीम का है, 3rd क्वेश्चन पूछा गया है कि राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. सो आई जस्ट गिव यू द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. वेरी वेरी इजी, सबको पता है, बताती हूँ मैं कैसे बताया था. चलिए, फायर है ए, फायर साउंड ए, डिज़ायर फायर, ये सब ए कहलाएंगे. ओके, देन आइस, ट्वाइस, देन आइस, सफिसाइज, ये सब क्या है, बी 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 एंड बी. ओके, अब क्या रह गया, हेट, हेट एंड ग्रेट,
इसको हम लोग C दे देंगे. Now what is our rhyming scheme? A B A B C B C B. फिर से समझ लो बस. अब इन्हीं को हम लोग सीक्वेंस में लिख देंगे. सबसे पहले A, फिर B, फिर A B C B. ठीक है. A B A B C B C B. दिस इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. और आप लोग को खुद से आप निकालना आना चाहिए राइमिंग स्कीम. नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इजी होगा तो आप लोग को मैं खुद से बोलूँगी आप लोग ही इसकी राइमिंग स्कीम कैच करो. और चीटिंग करने के तो कहीं से भी कर सकते हैं, भरा पड़ा है गूगल और यूट्यूब, है ना. लेकिन खुद से भी खींचना कैच करना सीखो. राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ईजी भी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टुडे we have completed our very beautiful and very important poem Fire and Ice from the book Your First Flight book, poem number 2. And I hope you enjoy that video. Thank you so much. And please take care of yourself.